गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे अध्ययन का विषय है शुक्र यानी शुक्राचार्य। शुक्र ने शुक्र नीति में राज्य के महत्वपूर्ण अंगों की चर्चा की और उसने सबसे महत्वपूर्ण अंग राजा को माना। उसके बाद उन्होंने मंत्री को भी राज्य का बहुत महत्वपूर्ण अंग माना और शुक्र का ये मानना था कि मंत्रियों के परामर्श पर ही राज्य व कोष में वृद्धि, सेना का समुचित उपयोग और प्रजा का कल्याण निर्भर है। अतः राजा के द्वारा राजकीय कार्यों में सलाह देने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति आवश्यक है और उन्होंने माना कि मंत्री जो हैं वो बहुत ही योग्य होने चाहिए और इस बात पर बल दिया कि राजा को मंत्रियों से तो सलाह करनी ही है, किंतु इसके अतिरिक्त राजा को युवराज अपने मित्रों और संबंधियों से भी परामर्श लेना होता है। और उन्होंने मंत्रियों की संख्या के बारे में भी बताया है और जब शुक्र नीति लिखी गई थी तब मंत्रियों की संख्या लगभग 8 निश्चित की गई थी। शुक्र के अनुसार राजा के 8 मंत्री होने चाहिए। शुक्र नीति में इन 8 मंत्रियों का उल्लेख किया गया है: सुमंत्र, पंडित, मंत्री, प्रधान, सचिव, अमात्य, प्राण विभाग और प्रतिनिधि। शुक्र नीति में इन 8 मंत्रियों को राजा की 8 प्रकृतियां बताया गया है और शुक्र ने पुरोहित को इन 8 से ऊपर बताया है और 8 मंत्रियों और पुरोहित के अतिरिक्त एक अन्य पदाधिकारी दूत की भी कल्पना की है। अतः शुक्र ने राजा की 10 प्रकृतियां मानी हैं, अर्थात 8 मंत्री, पुरोहित और दूत। और उन्होंने शुक्र नीति में इस बात पे बल दिया है कि मंत्री परिषद के पदों पर राजा को ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी चाहिए। ब्राह्मणों के अभाव में क्षत्रिय और क्षत्रियों के न मिलने पर वैश्यों की नियुक्ति की जाए। शुक्र नीति में मंत्री परिषद की सदस्यता के लिए ये निश्चित किया गया है कि मंत्री बहुत ही योग्य होना चाहिए, उसका आचरण, मंत्रियों का आचरण उत्तम होना चाहिए। वो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो गुणवान होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए, साहसी होने चाहिए और उन्हें जो है वेदों का ज्ञाता होना चाहिए और उनमें विनम्रता होनी चाहिए और इसके अलावा उन्हें जो है वो शत्रु और मित्र में पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए और उन्हें जो है वो राजा को जो है उचित सलाह देनी चाहिए। उपयुक्त जो योग्यताएं हैं वो मंत्री परिषद के सभी सदस्यों में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों से संबंधित मंत्रियों के लिए भी उन्होंने कुछ विशेष योग्यताओं का उल्लेख किया है। जैसे सुमंत्र से अपेक्षा की है कि वह आय और व्यय के कार्यों को सुचारू रूप से जानने और स्पष्ट करने की योग्यता से संपन्न होगा। प्रधान से शासकीय कार्यों का निरीक्षण करने की योग्यता रखने की अपेक्षा की गई है और सचिव से सैन्य संचालन का ज्ञान रखने की अपेक्षा की गई है। अमात्य देश और लेख के विषय को भली भांति जानने वाला होना चाहिए। प्राण विभाग जो कि न्यायिक कार्य करता है, प्राण विभाग के लिए आवश्यक माना है कि उसे लोक व्यवहार, शास्त्रों और विधि का अर्थात कानून का ज्ञान हो और उसकी इनमें आस्था भी हो। प्रतिनिधि से अपेक्षा की गई है कि उसे करने योग्य तथा न करने योग्य कार्यों का भली भांति ज्ञान होगा। शुक्र नीति में दूत के लिए हृदयगत भावों और चेष्टाओं को समझने, षाड्गुण्य नीति का ज्ञान, विभिन्न विषयों में उचित व्यवहार का ज्ञान, वाक् चातुर्य अर्थात बोलने की चतुरता और निर्भीकता आदि गुण होने चाहिए। राजा के सहायों में पुरोहित की स्थिति सबसे श्रेष्ठ है। शुक्र ने आय और व्यय के बारे में भी
लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि जो अन्याय से कोष का संग्रह करता है वह पाप का भागी होता है। जो धन सुपात्र से ग्रहण किया जाता है या सुपात्र को दान दिया जाता है वही बढ़ता है। और शुक्र के अनुसार तीर्थ या देव स्थानों से आपातकाल को छोड़कर कभी कर नहीं लिया जाना चाहिए। यदि आपातकाल को छोड़कर राजा कर बढ़ा देता है या प्रजा के धन का शोषण करता है तो प्रजा, राज्य, कोष और राजा नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार शुक्र नीति में लिखा है कि राजा अपनी आय के 1/3 भाग से सेना का संग्रह करे, उसका आधा भाग दान में लगाया जाए, आधे भाग में प्रजा की रक्षा और आधे भाग में अधिकारी गणों की वृत्ति हो। अर्धांश से राजा अपना काम चलाए तथा एक अंश सदा कोष में पड़ा रहे। इस प्रकार राजा प्रतिवर्ष आय का विभाजन करके व्यय करे। स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था के आधार पर शुक्र ने विकेंद्रीकरण, सत्ता और व्यवस्था के विकेंद्रीकरण का भी सुझाव दिया। इसी तरह शुक्र नीति में न्याय को भी राज्य का प्रमुख दायित्व माना। राज्य का प्रमुख कर्तव्य है कि वह दुष्टों का दमन करे, उन्हें दंड दे और सज्जन व्यक्तियों के सम्मान और संपत्ति की रक्षा करे। और शुक्र के अनुसार राज्य कानूनों के स्रोत हैं। धर्मशास्त्र, जातियों, प्रदेशों और श्रेणियों के चलन तथा राजा के आदेश। राजा को दंडधारी होना चाहिए क्योंकि दंड के भय से ही दुष्ट मनुष्य दुष्टता को त्यागता है। अतः दंड देने का कार्य राजा के अधीन है क्योंकि वह शक्तिशाली है। शुक्र ने न्यायिक प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया है और उन्होंने ये बताया कि राजा को उचित है कि वह प्राण वकील अर्थात वकील, अमात्य, ब्राह्मण और पुरोहित के सहित अपनी बुद्धि को निश्चल करके और क्रोध व लोभ से रहित होकर जो है वो मुकदमों को देखे और उसे अकेले कोई मुकदमा नहीं सुनना चाहिए तथा दोनों ओर वादी प्रतिवादियों की युक्ति प्रत्युक्ति को अच्छी तरह सुनना चाहिए। राजा या राजा के अधिकारी को खुले में अभियोगों का निर्णय करना चाहिए और राजा को स्वेच्छाचारिता को छोड़ के शास्त्रानुसार चलना उचित है। शुक्र नीति में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताएं लिखी हैं कि राजा जो है वो न्यायाधीश पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो वेदों का ज्ञाता हो, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला हो, सदाचार संपन्न हो, सत्यवादी हो, प्रियभाषी हो। इसी प्रकार शुक्र ने दंड व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है और शुक्र ने दंड और दंड व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने कहा कि प्रत्येक परिस्थिति में निष्पक्षता का पालन किया जाना चाहिए दंड देने में और किसी भी व्यक्ति को समाज में चाहे गुरुजन की स्थिति प्राप्त हो या सरकारी अधिकारी अपराध करने पर उसे अवश्य ही और पर्याप्त दंड मिलना चाहिए। दंड की जो मात्रा है प्रकृति का निर्धारण है और अपराध की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। न्यायिक अधिकारी द्वारा दंडित किए जाने के प्रसंग में अपनी व्यक्तिगत इच्छा, मनोवृत्ति, भावना और दुर्भावना से कार्य नहीं किया जाना चाहिए और दोष सिद्धि के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। जिस व्यक्ति पर आरोप लगे हों उसे अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के पूरे अवसर दिए जाने चाहिए तथा दोष सिद्धि के लिए समुचित साक्ष्य यानी गवाही प्राप्त हो जाने पर ही दंडित किया जाना चाहिए। शुक्र ने अपेक्षा की है कि अपराधी के लिए दंड की प्रकृति और मात्रा का निर्धारण करते समय अपराधों के वर्गीकरण के सभी बिंदुओं पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपराधों के 4 भेद बताए हैं। कायिक यानी शारीरिक आघात से संबंधित अपराध, दूसरा वाचिक वाणी से किया अपराध, अपशब्द आदि बोलना, तीसरा मानसिक अपराध करने की इच्छा थी, अपराध भले ही न किया हो, चौथा सांसर्गिक यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं अपराध नहीं किया लेकिन आपराधिक कृत्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता पहुंचाई। इन चारों श्रेणियों
इन चारों श्रेणियों के अपराधों की दो सामान्य उपश्रेणियां बताई। कारित अर्थात स्वयं किया अथवा करवाए गए अपराध, और दूसरा अनुमोदित अपराध कार्य में स्वयं भाग न लेते हुए किसी न किसी रूप में अपराध करने की अनुमति भी दी हो। शुक्र ने न केवल आंतरिक शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है, बल्कि परराष्ट्र संबंधों के संचालन की भी विवेचना की है, और उन्होंने परराष्ट्र नीति के संबंध में राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। राज्यों का यह वर्गीकरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा वर्गीकरण कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। शुक्र ने शत्रु, मित्र, मध्यम और उदासीन इस प्रकार चार प्रकृति के राज्य और राजाओं का वर्णन किया है। राजा के चारों ओर जो समीपवर्ती राजा होते हैं, उनसे आगे के राजा और उनसे परे के राजा क्रम से स्वाभाविक शत्रु, उदासीन और मित्र होते हैं। शुक्र के अनुसार पीछे स्थित और उनके पीछे स्थित राजा भी इसी क्रम से शत्रु, उदासीन और मित्र होते हैं। इसी प्रकार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन के संबंध में षाड्गुण्य नीति का प्रतिपादन किया, जो कि इस प्रकार है: संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय, द्वैधी भाव। संधि मीन्स मित्रता करना अन्य राष्ट्रों से, विग्रह मीन्स युद्ध, और यान मीन्स वास्तविक आक्रमण करना। जब राजा को लगे कि वह शक्तिशाली है, अपनी सैन्य शक्ति के बारे में बिल्कुल आश्वस्त हो, तभी उसे शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने आसन का मतलब बताया कि तटस्थता की नीति, और जब वह निर्बल है सैन्य दृष्टि से, या उसको लग रहा है कि वो कमज़ोर है, तब उसे तटस्थ होकर बैठ जाना चाहिए। और आश्रय का मतलब है कि अब बलवान राज्य से सहायता लेने से है। द्वैधी भाव का मतलब है एक तरफ तो वो एक राष्ट्र से सहायता ले रहा है और दूसरे राष्ट्र पर वो युद्ध कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है। इसी तरह उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में साम, दाम, दंड भेद की नीति अपनाने पर बल दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दूत व्यवस्था पर भी बल दिया। शुक्र ने दूत के पद पर नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं बताई, और उन्होंने इसके लिए बताया कि दूत जो है वो बहुत ही वाक चातुर्य होना चाहिए उसमें, मतलब वो बोलने की उसमें बहुत ही चतुरता होनी चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, और वो देश काल के अनुरूप कर्तव्यों को जानने वाला, संधि, विग्रह आदि पर विचार करने में समर्थ आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। शुक्र नीति में गुप्तचर व्यवस्था पर भी बल दिया गया है। इसी तरह शुक्र ने जो है वो सेना को भी शक्तिशाली होना आवश्यक माना है, और सेना के बिना उनका ये मानना था कि न तो राज्य हो सकता है और न ही धन संग्रह किया जा सकता है। सेना के भी उन्होंने दो भेद बताए, पैदल और सवार।